Everyone, in this video I will explain the interpleader suit. What is interpleader suit? What is the difference between normal suit and interpleader suit? What is the procedure prescribed under Order 35? And किस तरीके के क्वेश्चन इंटरप्लीडर सूट से आ सकते हैं? क्या हमें पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेक्शन 88 में याद रखना है और क्या ऑर्डर 35 में याद रखना है? लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इंटरप्लीडर सूट पर सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35 पर लॉन्ग आंसर आता रहा है और हमेशा आएगा। ये इस पर हमें बहुत ही अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है मेंस में, तो इसको बहुत अच्छे से हमेशा समझ के मेंस में जाइएगा ताकि आपके पास अच्छा कंटेंट हो इंटरप्लीडर सूट पे। देखिए, द टर्म इंटरप्लीडर सूट इज़ नॉट डिफाइंड in the civil procedure code, but whatever mentioned under section 88 and order 35 उससे हम पता लगाते हैं कि क्या है interpleader suit. The difference between interpleader suit and normal suit is that generally in normal suit the real dispute is between the plaintiff and the defendant. Plaintiff सूट इंस्टीट्यूट करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, क्योंकि जिस सब्जेक्ट मैटर पर प्लेंटिफ क्लेम कर रहा होता है उसी पर एडवर्स क्लेम डिफेंडेंट कर रहा होता है। प्लेंटिफ कहता है कि ये प्रॉपर्टी मुझे बिलोंग करती है, ये जिस पर भी मैं जो डिस्प्यूट में है, प्लेंटिफ कहता है आई एम द राइटफुल क्लेमेंट एंड डिफेंडेंट कहता है नो, आई एम द राइटफुल क्लेमेंट। तो डिस्प्यूट, रियल डिस्प्यूट जनरल सूट में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच होता है, वेयर एज इन इंटरप्लीडर सूट द रियल डिस्प्यूट इज नॉट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, रादर द रियल डिस्प्यूट इज बिटवीन द डिफेंडेंट्स ओनली। अब ये सिचुएशन क्या होगी, कैसे डिफेंडेंट के बीच में रियल डिस्प्यूट होगा, इसको मुझे समझना है हम लोगों को। देखिए, सपोज ए इज द फाइंडर ऑफ गुड। ए को कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, कुछ संपत्ति मिलती है, कोई नेकलेस मिलता है डायमंड का, कोई बहुत ही कॉस्टली चीज़ मिलती है, कोई ज्वेलरी का बॉक्स मिलता है। आप सीपीसी में देखेंगे तो ज्वेलरी बॉक्स के इलस्ट्रेशन आपको इसमें मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है। अब उसको जब मिला तो उसने वो प्रॉपर्टी अपने पोजीशन में रख ली। मिस्टर ए को जैसे ही वो प्रॉपर्टी मिली उसने अपने पोजीशन में रख ली। आफ्टर सम टाइम बी केम एंड सेज आई एम द राइटफुल क्लेमेंट, प्लीज डिलीवर दैट प्रॉपर्टी टू मी, आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। After some time, C came and he also says, I am the rightful claimant, I am the owner of the property, please deliver that property to me. Possession इस प्रॉपर्टी का एक के पास है। अब यहाँ पर दो व्यक्ति आए जो कि कहते हैं कि मैं राइटफुल क्लेमेंट हूँ क्योंकि मैं इसका ओनर हूँ, मेरे पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जब आप सेक्शन 88 की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, वी आर टू और मोर पर्सन एडवर्सली क्लेम अगेंस्ट ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू डेट। अब ये जो टर्म्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं पीटी में। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि व्हाट विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरप्लीडर सूट, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर होगा विद रेस्पेक्ट ऑफ एनी डेट। अगर डेट पर डिस्प्यूट है, मनी पैसे को लेकर डिस्प्यूट है, दो एडवर्स क्लेमेंट है, वो कहता है कि ये पैसा मेरा है, वो कहता है मेरा है। एंड प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही केसेस में इंटरप्लीडर सूट हो सकता है। ये पीटी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो व्हेन टू और मोर पर्सन एडवर्सली क्लेम अगेंस्ट ईच अदर विद रेस्पेक्ट ऑफ एनी डेट, मनी एंड प्रॉपर्टी, एंड द पर्सन in whose possession such property is, actually जिसकी possession में वो property है, he has no interest in the property, rather he actually want to deliver that property to the rightful claimant, but उसको नहीं पता कि मैं किसको डिलीवर करूं। यहाँ तो 2, 3, 4 मतलब बी आए, सी आए, डी आ गए, उसके बाद वो भी यही कहते हैं कि मैं ओनर हूँ। तो एक कंफ्यूजन में आ गया। ए रियली वांट टू डिलीवर दैट प्रॉपर्टी टू द राइटफुल क्लेमेंट। ए का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ए उसको बस पोजीशन में रखा है इस इंटेंशन से कि मैं इसको सही, इसका जो ओनर है उसके पास इसको डिलीवर कर दूँ।
अब इस सिचुएशन में ए फंस चुका है कि ये प्रॉपर्टी मैं किसको डिलीवर करूं, तो सेक्शन 88 उसको ऑथराइज करता है कि यू मे इंस्टीट्यूट अ इंटरप्लीडर सूट अगेंस्ट द ऑल क्लेमेंट। जो भी इस पर क्लेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी पर, आप उन सभी के अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और इस सूट को हम बोलते हैं इंटरप्लीडर सूट। अब देखिए, जिसकी कब्जे में, जिसकी पोजीशन में वो प्रॉपर्टी थी, ही वॉज मिस्टर ए, तो मिस्टर ए में इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट मिस्टर सी, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। ये तीनों क्या बन जाएंगे? डिफेंडेंट बन जाएंगे, क्योंकि ये उस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर रहे हैं, और मिस्टर ए प्लेंटिफ बन जाएंगे। अब देखिए, इस इलस्ट्रेशन में जो भी आपने एग्जाम्पल देखा, क्या मिस्टर ए का कोई इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में? नो। इंटरप्लीडर सूट का ये इसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, ये इसेंशियल एलिमेंट है कि प्लेंटिफ का कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट ही मे क्लेम फ्रॉम द कोर्ट आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, definitely he may claim some charge or cost which may have incurred during the maintenance of such property or in the institution of suit। जो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में, जो उस इंटरप्लीडर को सूट को इंस्टीट्यूट करने में प्लेंटिफ का जो खर्चा आया है, वो मांग सकता है कोर्ट से। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। तो जो ऐसे सूट इंस्टीट्यूट होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरप्लीडर सूट। ये है हमारा सेक्शन 88। इसके बाद इसका एक प्रोविजो है, ये कहता है अगर सेम प्रॉपर्टी पर सेम पार्टीज के बीच में ऑलरेडी अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई केस है, कोई डिस्प्यूट है, और उस डिस्प्यूट पर ऑलरेडी कोई केस पेंडिंग है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सूट। सेम पार्टीज सेम सब्जेक्ट मैटर पे ऑलरेडी एक सूट चल रहा है, तो फिर इंटरप्लीडर सूट उस पर इंस्टीट्यूट नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर जो आज डिस्प्यूट बना है, जो प्रॉपर्टी पर जो क्लेमेंट आ रहे हैं वो पहले भी थे और उस पर ऑलरेडी कहीं सूट चल रहा है, ये प्रोविजो कहता है, तो इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। ये हमारी बात हो गई सेक्शन 88 की। आप इसको ध्यान रखिएगा। इंटरप्लीडर सूट के लिए कौन कर सकता है? प्लेंटिफ जो करेगा, जिसकी पोजीशन में था। सब्जेक्ट मैटर क्या क्या हो सकते हैं? डेट हो सकता है पीटी के लिए, मनी हो सकती है, प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल दोनों हो सकती हैं। उसके अलावा जो मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है, द प्लेंटिफ मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरप्लीडर सूट, एंड द डिफेंडेंट मस्ट क्लेम एडवर्सली। जितने भी डिफेंडेंट्स हैं, 2 और मोर देन 2, यहाँ पर 3 डिफेंडेंट थे, दे ऑल मस्ट हैव क्लेम एडवर्सली एंड सेवरली दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, आई एम द राइटफुल क्लेमेंट। तो आप उस पर इंटरप्लीडर सूट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑर्डर 35। जब आपको मेंस में आएगा तो इतना तो आपने इंटरप्लीडर सूट बता दिया कि भाई ये डिफरेंस है, यहाँ पर डिफेंडेंट्स के बीच में होता है। यहाँ पर देखिए, हमेशा याद रखिएगा, प्लेंटिफ इज ऑलवेज अ इम्पार्शियल पार्टी। हमेशा इंटरप्लीडर सूट में प्लेंटिफ इम्पार्शियल होता है। ही रियली वॉन्ट टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू द राइटफुल क्लेमेंट। ओके, अब ऑर्डर 35 जब आप देखेंगे तो ऑर्डर 35 में वो रूल्स दिए हैं कि प्लेंट को किस तरीके से फ्रेम करेगा। तो ऑर्डर 35 कहता है, एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग द प्लेंट, द प्लेंटिफ मस्ट स्पेसिफिकली स्टेट इन द प्लेंट दैट आई हैव नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। जो इंटरप्लीडर की सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरप्लीडर सूट। सेकेंड जो इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए इंटरप्लीडर सूट के लिए, द डिफेंडेंट मस्ट क्लेम सेवरली अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरप्लीडर सूट। जो सब्जेक्ट मैटर है इंटरप्लीडर सूट का, जो डिस्प्यूट है, जो प्रॉपर्टी है, जो मनी है, जो डेट है, उस पर सारे के सारे डिफेंडेंट्स हैं वो क्लेम कर रहे हों। थर्ड, देयर मस्ट नॉट बी एनी कोल्यूजन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले उनमें से किसी एक डिफेंडेंट से मिल गया और कहा ठीक है, अगर आप जीत जाते हैं तो इतना % मेरा। ऐसी किसी इंटेंशन से प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट ना किया हो। तो दीज 3 इसेंशियल एलिमेंट मस्ट बी देयर इन द प्लेंट। ये रूल 1 कहता है। इसके बाद देखिए रूल 2 क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द डेट ऑफ द फर्स्ट हेयरिंग, जब भी पहली हेयरिंग होगी, आपने सूट इंस्टीट्यूट किया, कोर्ट को पावर है, कोर्ट में
अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे, द कोर्ट में डिस्चार्ज द प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ है, द कोर्ट में डिस्चार्ज द प्लेंटिफ फ्रॉम ऑल द लाइबिलिटीज। कोर्ट कह सकता है कि अब आप सारी लाइबिलिटीज से, थैंक यू सो मच कि आपने ये कोर्ट सूट इंस्टीट्यूट किया कोर्ट में, बट नाउ यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द लाइबिलिटीज। अब आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। दिस मैटर विल बी सेटल्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट विल सेटल द मैटर, कोर्ट विल डिसाइड हु इज द राइटफुल क्लेमेंट। आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। कोर्ट विल डिस्चार्ज द प्लेंटिफ, कोर्ट डिस्चार्ज कर देगी, एंड जो भी कॉस्ट आई थी उस सूट को इंस्टीट्यूट करने में या प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस में, दैट कॉस्ट विल बी गिवन टू द प्लेंटिफ, उसको आप प्लेंटिफ को दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और जो डिफेंडेंट हैं, अब कोर्ट चाहे तो प्लेंटिफ को पार्टी बनाकर रख सकता है, कोर्ट चाहे तो प्लेंटिफ को उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकता है। ये कोर्ट की अपने ऊपर है। आप जब रूल्स को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, ये सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने। कोर्ट चाहे तो जो डिफेंडेंट्स हैं बी सी डी, उनमें से किसी एक डिफेंडेंट को प्लेंटिफ की जगह पर भी रख सकता है। आपने जो इनिशियल प्लेंटिफ था उसको आपने क्या किया, जिसने सूट इंस्टीट्यूट किया था, आपने उस प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर दिया कि अब आपका इस सूट से कोई लेना देना नहीं है, आपको जो कॉस्ट चाहिए थी हमने वो दिलवा दी है। अब ये डिफेंडेंट्स के बीच में केस चलेगा, बट देयर मस्ट बी एनी प्लेंटिफ ना, तो वहाँ से जो डिफेंडेंट है उनमें से किसी एक को या दो को वहाँ पर डिफेंडेंट की पोजीशन से आप प्लेंटिफ की पोजीशन में ले आएंगे। तो डिफेंडेंट्स में से ही कोई एक प्लेंटिफ बन जाएगा। और कोर्ट चाहे, कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट पार्टीज से एडमिशंस भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने उस टॉपिक पर, उस जो डिस्प्यूट है उस पर कोई एडमिशन किया है कि ये मेरा है या मेरा नहीं है, कोई भी अर्लियर एडमिशंस हैं उनको भी ले सकती है। कोर्ट में ऑल्सो टेक सम एविडेंसेस बाय द पार्टीज फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट को इफेक्टिव रूप से मतलब प्रभावी रूप से उसको निर्धारित करने के लिए उस पर साक्ष्य भी ले सकती हैं। कोर्ट में ऑल्सो फ्रेम इशूज, कोर्ट इशू फ्रेम कर सकती है उस पर कि ये प्रॉपर्टी पर जो इशू बनेगा, इशू फ्रेम कर सकती है। एंड आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ इशूज कोर्ट विल टेक एविडेंस, एंड आफ्टर द अप्रेजल ऑफ ऑल द एविडेंसेस कोर्ट विल डिसाइड। जो जनरल जैसे होता है, कोर्ट विल डिसाइड कि हु इज़ द राइटफुल क्लेमेंट, एंड जो भी राइटफुल क्लेमेंट होगा द कोर्ट विल डिलीवर दैट प्रॉपर्टी टू द राइटफुल क्लेमेंट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो कि आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी आपको पता होना चाहिए। एक बार लगाता है रूल 5 कि द एजेंट और टेनेंट, अगर कोई एजेंट है तो एजेंट कैन नॉट इंस्टीट्यूट एन इंटरप्लीडर सूट अगेंस्ट हिज ओन प्रिंसिपल। एजेंट अपने ही प्रिंसिपल के अगेंस्ट में इंटरप्लीडर सूट नहीं कर सकता है, एंड ही कैन नॉट मेक प्रिंसिपल अ पार्टी इन द इंटरप्लीडर सूट। आप इंटरप्लीडर सूट में उनको पार्टी नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही टेनेंट कैन नॉट इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड एंड कंपेल हिम टू बी अ पार्टी अगेंस्ट सम अदर पर्सन। अगर आपके प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई प्रॉपर्टी रखने के लिए दी और उस प्रॉपर्टी पर बाद में कोई थर्ड पर्सन आके क्लेम करने लगता है, प्रिंसिपल ने कहा मेरी है और वो थर्ड पर्सन कहता है मेरी है, तो इस सिचुएशन में देखिए सेम एजेंट के पास प्रॉपर्टी इन पोजीशन है, दो क्लेमेंट हैं, एडवर्स क्लेम कर रहे हैं, प्रिंसिपल कहता है मेरा है, थर्ड पर्सन कहता है मेरा है, लेकिन रूल 5 क्या कहता है कि एजेंट कैन नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लीडर सूट and cannot compel his principal to make a party against any third person। ऐसे ही टेनेंट का है कि टेनेंट भी अपने ओनर को इंटरप्लीडर सूट में कंपेल नहीं कर सकता पार्टी बनने के लिए। आपको अगर याद होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में 116 स्टॉपल विल अप्लाई, स्टॉपल अप्लाई करता है। एजेंट अपने प्रिंसिपल को एक बार प्रिंसिपल मान लिया, टेनेंट ने एट द डेट ऑफ टेनेंसी, जिस दिन टेनेंसी स्टार्ट हुई आपने लैंडलॉर्ड मान लिया। आफ्टर दैट इफ एनी वन वॉन्ट टू चैलेंज द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड, टेनेंट कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड। सो अगर कोई आकर कहता है टेनेंट से कि इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लीज डिलीवर रेंट टू मी, मुझे ये रेंट आप दीजिए, तो अब टेनेंट को समझ नहीं आ रहा है कि मैं रेंट किसको दूँ।
इस सिचुएशन में स्टॉपल विल अप्लाई 116 और आपको इंटरप्रीटर सूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउएवर यहाँ पर एक कंडीशन लगी है, इफ़ express authority given by the principal or landlord, then only agent or tenant can institute a interpleader suit against the principal or landlord. अगर खुद एक्सप्रेस अथॉरिटी दी है प्रिंसिपल ने एजेंट को या लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को और उस एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंडर आकर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो फिर वो इंटरप्लीडर सूट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जहाँ तक मुझे लगता है हमने इंटरप्लीडर सूट की सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है कि क्या एसेंशियल एलिमेंट है। ऑर्डर 35 में यही रूल्स हैं। कॉस्ट जो चार्ज है वो प्लेंटिफ को कोर्ट इसमें दिलाई देती है। आपका मेन जो एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि प्लेंटिफ हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए। जिसने सूट इंस्टीट्यूट किया है अगेंस्ट दी क्लेमेंट हु एडवर्सली क्लेम अपॉन द प्रॉपर्टी और डेट और मनी, उनके अगेंस्ट जिसने भी सूट किया है वो प्लेंटिफ मस्ट बी इम्पार्शियल, ही ऑलवेज विलिंग टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू द राइटफुल क्लेमेंट, ये होना चाहिए, वो इम्पार्शियल हो। ही उसकी प्रॉपर्टी उसके कब्जे में तो हो सकती है बट वो उस प्रॉपर्टी पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। ये आपका इंटरप्लीडर सूट है। पीटी में भी ऐसे ही। पीटी में आप देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा ऑर्डर 35 के किस रूल में क्या है। प्लेंट में क्या होना चाहिए, रूल 1। हियरिंग में फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, क्या कोर्ट प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर सकता है, किस रूल में है। किस रूल में है ऑर्डर 5 में कि एजेंट और टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड और प्रिंसिपल के अगेंस्ट सूट नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, जब एक्सप्रेस अथॉरिटी दी गई हो। रूल 5 ये ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा एडमिशंस को भी कोर्ट देख सकता है, अदर एविडेंसेस को भी कोर्ट ले सकता है, इश्यूज भी फ्रेम कर सकता है कोर्ट। इशू फ्रेम करने के बाद कोर्ट विल सेटल द इश्यूज। तो ये सारी चीज़ आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस रूल में क्या दिया है ये भी ध्यान रखना है। और एक जनरल कॉन्सेप्ट आपका अगर इंटरप्लीडर सूट पर बन गया है तो आप मेंस में भी काफ़ी अच्छा आंसर इस पर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।